जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी एक्सीकेड एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज को लगभग 600 करोड़ रुपए के नए डिफेंस ऑर्डर मिले हैं और ये ऑर्डर भारत में बने स्वदेशी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए ही हैं, जो कि देश की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेंगे। दरअसल जून 2025 में एक्सीकेड्स की एक सहयोगी कंपनी ने यूरोप की मिसाइल डेवलप करने वाली कंपनी MBDA के साथ एक बड़ा समझौता किया था और इस समझौते के तहत कर्नाटक में एक आधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार की जाएगी और इस फैसिलिटी में टेस्ट बेंच लैब्स जहां मिसाइल सिस्टम की जांच की जाएगी। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर बनाने की सुविधा, स्पेशल टेक्निकल इक्विपमेंट्स और ट्रेंड इंजीनियर्स और तकनीकी स्टाफ मौजूद होगा। और इस फैसिलिटी का उद्देश्य होगा MBDA की एडवांस सिस्टम इंजीनियरिंग जरूरतों को भारत में पूरा करना, यानी कि अब हाईटेक मिसाइल सिस्टम भारत में ही डिजाइन, टेस्ट और सपोर्ट की जाएंगी। इसके अलावा फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस अपनी पहली सरकारी यात्रा पर भारत पहुंचे। उनके साथ फर्स्ट लेडी, कैबिनेट की सदस्य और बड़े बिजनेस लीडर्स भी साथ आए हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस, ट्रेड और तकनीकी सहयोग को लेकर चर्चाएं होंगी। और यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना और फिलीपींस की नौसेना वर्तमान में वेस्ट फिलीपींस सी यानी कि WPS में एक साझा समुद्री गश्ती अभियान, जैसे कि मैरीटाइम कोऑपरेटिव पेट्रोल कहते हैं, और जॉइंट नेवल एक्सरसाइज के लिए अपने अपने निर्धारित स्थान की तरफ बढ़ रही हैं। इस अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा, आपसी तालमेल और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना है। इसके अलावा भारत की प्राइम टूलिंग्स ने अपना नेक्स्ट जनरेशन का 1 से 2 किलोन्यूटन क्लास रोटेटिंग डिटेक्शन इंजन, जिसे कि RD कहते हैं, उसे पेश किया है, जो कि खास तौर पर मिसाइल और रॉकेट थ्रस्टर सिस्टम के लिए तैयार किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है, एफिशिएंट है और शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार है, जो कि नई रफ्तार, नई पावर और एक नया लेवल प्रदान करेगा। दोस्तों, भारत की अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट पर लगाने का काम 2025 की चौथी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ इस मिसाइल के साथ Su-30 MK एयरक्राफ्ट पर यूजर ट्रायल्स भी जल्द ही शुरू होंगे। एक बड़ी हलचल दोस्तों दिखाई दे रही है। दरअसल NSA अजीत डोभाल और गृह सचिव और साथ ही IB के चीफ ने अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है और यह हाई लेवल की मीटिंग मानी जा रही है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या कोई बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है, क्या कोई सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देश की सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज है, यानी कि कुछ बड़ा पकड़ा है। आपको क्या लगता है? वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं DRDO ने अपने नए ISR रडार विरूपाक्ष प्रोजेक्ट के लिए 40 महीने का डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट घोषित किया है, जिसमें कि करीबन 200 इंडियन एयरफोर्स की सॉर्टीज शामिल होंगी। यह प्रोजेक्ट 4 ओवरलैपिंग फेज में पूरा किया जाएगा ताकि काम तेजी से हो सके। HAL की नासिक फैसिलिटी में रडार का इंटीग्रेशन किया जाएगा और एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा फ्लाइट ट्रायल्स किए जाएंगे और इस सिस्टम का ATE सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा, जिसे कि सर्टिफिकेशन सेंटर और DGAQA के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा एंटीना एरे यूनिट और एंटीना पावर सप्लाई को अलग लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के रूप में डिजाइन किया गया है। दोस्तों, भारत ने भूटान चीन सीमा के पास एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसका मकसद सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक तक पहुंच को और मजबूत करना है। और ये रोड स्ट्रैटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक सैन्य यानी कि मिलिट्री और लॉजिस्टिक पहुंच और भी तेज और सुरक्षित होगी। दोस्तों, एक विवाद काफी चल रहा है जो कि स्पाइस जेट को लेकर आ रहा है, जिसमें कि सेना के अधिकारी से बदसलूकी की गई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसमें दिखाया गया है कि कैसे स्पाइस जेट एयरलाइन का कर्मचारी, खास करके मुदस्सिर अहमद खान और उसके साथियों ने एक भारतीय सेना के अधिकारी के साथ बदसलूकी की और हाथापाई की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल सेना के इस अधिकारी को इमरजेंसी छुट्टी पर जाना था। उन्होंने जल्दी से टिकट बुक कराया और एयरपोर्ट पहुंचे। ऐसे में दोस्तों, चेक इन काउंटर पर उनके पास सिर्फ एक बैग था। उन्हें बोर्डिंग पास दे दिया गया और स्टाफ ने बैग को हैंड बैगेज के रूप में ले जाने की अनुमति भी दे दी। लेकिन जब बोर्डिंग शुरू हुई तब अचानक से उन्हें रोक लिया गया और कहा गया कि बैग का वजन ज्यादा है और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त पैसे देने होंगे। हालांकि सेना के अधिकारी ने पहले उनको समझाया कि उसे पहले ही अनुमति मिल चुकी है, लेकिन स्टाफ ने बदतमीजी की और दबाव डालने की कोशिश की। बोर्डिंग का समय लगभग खत्म ही हो रहा था, जिससे कि उन्हें काफी बेइज्जती और मानसिक तनाव हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या एयरलाइंस का ये रवैया सही है, क्योंकि आजकल ग्राउंड स्टाफ की संख्या को घटा दिया गया है ताकि लागत कम हो और यात्रियों को 7 किलो से ज्यादा वाला जो भारी हैंडबैग है उसे ले जाने की अनुमति दे दी गई है ताकि चेक इन का समय बच सके। लेकिन जब उन्हें मुनाफा कमाना होता है तो वो अचानक से बैगेज चार्जेस वसूलने लगते हैं और ऐसे नियम मनमाने और एक तरफा नहीं होने चाहिए। हालांकि दोस्तों, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अफवाहें तो ये कहती हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कुछ लोकल स्टाफ सेना के प्रति पक्षपाती रवैया रखते हैं और ये बात पहले भी सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर सेना के अधिकारी पर कोई हाथ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कानूनन और जनता दोनों से जवाब मिलेगा। इस मामले में पूरा सच वही जानता है जो मौके पर मौजूद था, लेकिन वीडियो और जो विवरण हमारे सामने आए वो दिखाते हैं कि मामला काफी सीरियस है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर बायकॉट स्पाइस जेट किया जा रहा है
ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस बात से सहमत है कि सेना के अधिकारी के साथ बदतमीजी हुई है तो आप भी स्पाइस जेट को बाइकआउट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हाल ही में दोस्तों defenseblog.com ने एक खबर प्रसारित की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत KF-21 बोरमे फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यह फाइटर जेट भारत की 4.5 और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तलाश में एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कम लागत और भविष्य की अपग्रेड संभावनाओं के साथ आएगा और इवन मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया जा सकेगा। लेकिन इस रिपोर्ट का कोई आधिकारिक सोर्स नहीं आया, ना ही कोई बयान आया, जिससे कि सच्चाई पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना का कोई जवाब तो नहीं आया इस बारे में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि KF-21 को ना तो भारत को पेश किया गया है और ना ही भारतीय वायुसेना ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने इस रिपोर्ट को एक झूठी खबर बताया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि KF-21 की अगर बात की जाए कि ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कि दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया मिलकर बना रहे हैं। इसका डिजाइन मॉडर्न है और प्रोडक्शन लागत कम होने के कारण कई विकासशील देश जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि दक्षिण कोरिया की KIA की तरफ से, यानी कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से कोई प्रस्ताव और बातचीत नहीं हुई इस पर। हालांकि भारत का इस वक्त जो MRFA प्रोग्राम है, जिसके तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने पर विचार किया जा रहा है, ऐसे में राफेल, F-15EX, Su-35 और ग्रिपेन यही सबसे प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों HAL की LCA तेजस डिवीजन बेंगलुरु ने एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया, जिसके तहत AI बेस्ड स्नैक डिस्पोजिशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है। यह सिस्टम फाइटर जेट में आने वाली तकनीकी समस्याओं, जिसे कि स्नैक्स कहते हैं, उन्हें तेजी से पहचान सकता है, ट्रैक कर सकता है और उन्हें हल भी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स में स्नैक का मतलब होता है किसी तरीके की तकनीकी खराबी जो उड़ान से पहले, बाद में या रूटीन जांच के दौरान पाई जाती है। अब तक इन्हें केवल मैन्युअली रिकॉर्ड किया जाता था, फिर तकनीशियन जांच करते थे और पुराने मामलों से तुलना की जाती थी और फिर मंजूरी मिलती थी। ये पूरा प्रोसेस टाइम टेकिंग था, जटिल भी था। हालांकि अब ये जो नया AI बेस्ड सिस्टम है वो इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड और एफिशिएंट बना देगा। पुराने डेटा और तकनीकी दस्तावेजों के आधार पर स्नैक्स की पहचान और क्लैरिफिकेशन खुद कर पाएगा। मशीन लर्निंग की मदद से सुझाव देगा कि समस्या कैसे ठीक की जा सकती है। मैनुअल गलतियों और मंजूरी में होने वाली दिक्कत को कम करेगा। सभी स्नैक डेटा का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे कि भविष्य में ट्रेंड और पैटर्न्स को समझकर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी संभव हो पाएगी। हालांकि ये सिस्टम LCA तेजस के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल Su-30 MK, STT-40, LCH, LUH और भविष्य के IMRH पर भी किया जा सकता है। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन यानी कि कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में जिस स्वदेशी AIP सिस्टम लगाने की योजना बनाई जा रही थी, उसको एक बड़ा झटका लग गया है दोस्तों। INS कलवरी जो कि 2017 में कमीशन हुई थी, हाल ही में मुंबई डॉकयार्ड में रिफिट के लिए गई थी, लेकिन उसमें AIP प्लग नहीं लगाया जा सका क्योंकि DRDO के द्वारा डेवलप की गई AIP सिस्टम अभी तैयार नहीं है। DRDO का फ्यूल सेल बेस्ड AIP तकनीक अभी तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रही है, जैसे हाई टेम्परेचर ऑपरेशन, हाइड्रोजन स्टोरेज और सिस्टम इंटीग्रेशन। इसके शोर ट्रायल्स तो सफल रहे, लेकिन अभी इसे ऑपरेशनल विश्वसनीयता नहीं मिल पाई है। उम्मीद अब यह की जा रही है कि AIP सिस्टम INS कंधेरी की मिड 2026 में होने वाली रिफिट के लिए तैयार किया जाएगा। इसके बाद स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में फेस मैनर में इसे जोड़ा जाएगा और प्रोजेक्ट 75I की सभी 6 पनडुब्बियों में यह सिस्टम मौजूद होगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी पाबंदियों और इंजन की खराबी से उनकी एयरफोर्स लगातार डाउन होती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के दर्जनों विमान ग्राउंडेड होने की कगार पर आ गए हैं। सबसे बड़ी तकनीकी समस्या दोस्तों इसमें इंजन को लेकर है, क्योंकि ये विमान 40 साल पुराने हो चुके हैं, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और $6.8 लाख की जो बकाया रकम है उसका भुगतान भी पाकिस्तान ने नहीं किया। अमेरिका की शर्तों के आधार पर ही उसे F-16 मिला था, जिनका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी मिशनों के लिए किया जाना था। भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया था, लेकिन 2019 में उसने ये किया भी। और इवन 30 से 60 अमेरिकी कर्मी पाकिस्तानी एयरबेस में निगरानी भी करते हैं। अब पाकिस्तान के पास केवल यही ऑप्शन है कि वो JF-17 थंडर और चीनी विमानों पर निर्भर रहे। JF-17 पर भी रशियन RD-93 इंजन लगा है, जिस पर अब सेंक्शन लग चुका है। JF-17 ब्लॉक 3 में ISRR और PL-15 मिसाइलें हैं, लेकिन ये भारतीय राफेल और मीटियोर के सामने कितना टिकेगा, इसमें डाउट बना हुआ है। और इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 की कई कमियां सामने भी आई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने F-16 को सरगोदा के पास सैम सिस्टम से मार गिराया। मतलब F-16 की हालत खराब हो चुके हैं इनके। अमेरिकी पाबंदियों और चीन रशिया पर निर्भरता के चलते पाकिस्तान की एयरफोर्स या उनकी एयर पावर कमजोर होती जा रही है, जो कि भारत के लिए रणनीतिक लाभ हो सकता है। हालांकि दुश्मन की कमजोरी को कभी भी दोस्तों मजबूरी नहीं समझना चाहिए। बाकायदा ये टाइम है जिसमें भारतीय वायुसेना को तेजी से डिसीजन लेने होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता।
वहीं दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अब डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित लाइट टैंक को डेवलप कर रहा है, जिसका पहला प्रोटोटाइप इस साल के अंत तक आ जाएगा। ये टैंक डीआरडीओ के जोरावर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसमें कुछ बदलाव कर रही है जो खुद से कर रही है, जैसे कि नया हल स्ट्रक्चर, बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम, एर्गोनॉमिक कॉकपिट डिजाइन, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर यूनिट्स। आपको मैं बता दूं कि सरकार न केवल एल&टी जो कि जोरावर को तैयार कर रही है उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनियों को भी मौका दिया जा रहा है। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, इनोवेशन भी होगा और प्रोडक्शन भी तेज होगा। सेना की भविष्य की योजना है 350 से ज्यादा लाइट टैंक को शामिल किया जाए, और अगर टाटा इसमें सफल रहती है तो इसे भी जोरावर के साथ प्रोक्योरमेंट में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों भारत का SSN प्रोग्राम यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन अब दुनिया के सबसे आधुनिक पनडुब्बियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। मतलब SSN प्रोग्राम अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। हाल ही में डिफेंस जर्नलिस्ट संदीप की एक रिपोर्ट सामने आई है। उनके अनुसार भारत की नेक्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर पनडुब्बियां लगभग 12,000 टन की सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट के साथ आएंगी। अब आप सोचिए दोस्तों, ये वही कैटेगरी है जिसमें अमेरिका की वर्जीनिया क्लास ब्लॉक 5, रशिया की यासिन क्लास और चाइना की टाइप 095 जैसी पनडुब्बियां आती है। यानी कि दोस्तों भारत भी अब उस एक्सक्लूसिव लीग का हिस्सा बनने जा रहा है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा देश ही हासिल कर पाए हैं। इन नई पनडुब्बियों में 190 मेगावाट का CLWR-B2 न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। ये वो तकनीक है जिसे बराक ने भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया है। ये रिएक्टर न केवल ज्यादा पावर देगा बल्कि लंबी दूरी और हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही मिलेगा पंप जेट प्रपल्सन। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पनडुब्बियों को और भी स्टेल्थी बना देती है। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन पनडुब्बियों में होगा कम से कम 40 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS सेल्स, यानी कि एक पूरा मिसाइल बैटरी समुद्र के नीचे, जिससे कि ये पनडुब्बी ब्रह्मोस या फिर निर्भय जैसी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। इवन DRDO के द्वारा डेवलप की जा रही लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल भी ये लॉन्च कर सकती है और भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है। मतलब ये पनडुब्बियां सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार नहीं करेंगी बल्कि जमीन पर धावा बोल सकती हैं। इससे मतलब साफ है कि भारत का इंडो पैसिफिक में डीप स्ट्राइक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन बराक और DRDO के सहयोग से किया जा रहा है। इनका निर्माण शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में किया जाएगा। पहली SSN के लिए मेटल कटिंग भी शुरू हो चुकी है। 2030 के दशक की शुरुआत तक पहली पनडुब्बी के समुद्र में उतरने की उम्मीद है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस समाचार। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।